हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। नए साल की बहुत बहुत आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डीएस परिवार की तरफ से आपको ये विश करता हूं। और बच्चों, जो हमारा कमिटमेंट था आप लोगों के लिए कि जो हमारा एक्सप्रेस टेस्ट सीरीज़ है 2024 जेई मेंस जो 2 तारीख को पेपर हुआ है बच्चों, उसका जो सॉल्यूशन है, हमने बोला था आपको कि हम ऑनलाइन पे इसका सॉल्यूशन डालेंगे, तो हम डाल रहे हैं इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों, हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स एक्सप्रेस टेस्ट सीरीज जेई मेन 2024। ओके, तो ये हमारा फिजिक्स का है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, तो ये बोल रहा है टू मैसिव बॉडी ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर एट रेस्ट एंड सेपरेटेड बाय द इन्फिनिटी डिस्टेंस। नाउ दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर ड्यू टू देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन। The velocity of approach when the distance between m1 and m2 was small r is। तो बच्चों, क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बेसिक कोर कॉन्सेप्ट की बात करें, हमने क्लासरूम में बहुत अच्छे समझा इस बेसिक कोर कॉन्सेप्ट को। क्या है सिचुएशन, ये है आपके पास, ये m1 है, ठीक है, और ये आपका एक m2 मास है, एंड बोथ आर सेपरेटेड विद द इनफाइनाइट डिस्टेंस इनिशियली, ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ बच्चों, दे कम क्लोजर ईच अदर बाय डिस्टेंस ऑफ r। और इस पर इसका कुछ वेलोसिटी होगा बच्चों v1 और इसका वेलोसिटी होगा v2। मुझे निकालना है अप्रोचिंग वेलोसिटी, यानी कि मुझे निकालना है बच्चों v1 प्लस v2। बच्चों, ये मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर और ये मेरे को चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो बच्चों, मैं यहाँ पर अगर बेसिक और कॉन्सेप्ट जाऊं तो मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैं v1 निकालूंगा, मैं v2 निकालूंगा, उसके बाद मैं v1 प्लस v2 करूंगा। तो ये तो हो गया बच्चों वर्क बाय एनर्जी की कॉन्सेप्ट से। अगर मैं दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करता हूं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बच्चों, जिसे बोलते हैं रेफरेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट। अगर मैं सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट में बैठ के बात करूं बच्चों, जब मैंने आपको क्लासरूम में बताया सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट बहुत ईजी हो जाएगा यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप देखें मैं यहाँ सॉल्व कैसे करूंगा। इनिशियली अगर अपन बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बच्चों, 0। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल कितनी है, E इज इक्वल टू 0, E इनिशियल, राइट, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल 0। और फाइनल कितनी हो जाएगी बच्चों मैकेनिकल एनर्जी, E फाइनल दैट वुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यही होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस G m1 m2 ओवर r, ये पोटेंशियल हो जाएगी बच्चों, प्लस हाफ ऑफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 का स्क्वायर, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हो गया आपके पास टोटल एनर्जी। और बच्चों, ये किसके बराबर होना चाहिए, 0, बिकॉज द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या बोलता है कि टोटल एनर्जी इनिशियल 0 थी, तो फाइनल भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि बच्चों कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो ऐसा नहीं है जो कि एनर्जी खाएगा, तो एनर्जी कंजर्व रहेगी। बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर है। चलो भाई, अब अपन क्या करेंगे, सेकंड प्रिंसिपल लगाएंगे। ये तो अपना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट है बच्चों। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि m1 v1 प्लस m2 v2 शुड बी इक्वल टू 0। सही कर रहा हूं क्या मैं, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम कितना था सिस्टम का, 0, रेस्ट पे था, तो फाइनल भी कितना होना चाहिए, 0। तो बच्चों, यहां से हम इन दोनों इक्वेशन से क्या निकाल लेंगे, v1 और v2, फिर v1 प्लस v2 निकाल लेंगे। ये तो एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड देखो बच्चों, अपन बोलते हैं सेकंड मेथड जिस पे जाएंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा मेथड है, और इस मेथड का नाम है सेंटर ऑफ मास फ्रेम कॉन्सेप्ट। तो बच्चों को मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम कॉन्सेप्ट में जाऊंगा विद फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास, विद फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाता हूं बच्चों में, तो मैं एक बहुत सिंपल सी बात लिखता हूं, क्या, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन बच्चों, काइनेटिक एनर्जी हम लिख रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट। तो ये हमें मालूम होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ये होती है बच्चों आपका 1/2 म्यू इनटू v रिलेटिव का स्क्वायर। क्या होती है ये, 1/2 म्यू इनटू v रिलेटिव का स्क्वायर। तो देखो इनिशियली कितना है, 0, तो चेंज इन कितना होगा, 0, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितनी हो जाएगी बताओ, काइनेटिक एनर्जी सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितनी हो जाएगी, 1/2 स्मॉल m कैपिटल M डिवाइड बाई ऑफ, यानी कि m1 m2 ले लूं मैं,
हमारे पास तो M1 M2 ही है ना, तो हम क्या ले लेंगे इसको, हम ले लेंगे इसको कुछ इस तरह से ले लेंगे, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू 1/2 स्मॉल m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर यानी v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर। देखो बच्चों, दो मेथड ले रहा हूं, टाइम ज्यादा नहीं ले रहा हूं मैं, दो मेथड ले रहा हूं मैं। एक मेथड में यूज कर रहा हूं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट मींस ये एक आपका पार्ट हो गया जिससे बहुत सारे बच्चे सॉल्व करते हैं। लेकिन स्मार्ट मेथड कौन सा है, जो हम किससे सॉल्व करें, विद फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास से। तो विद फ्रेम ऑफ सेंटर मास क्या कहता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास को लिखते हैं 1/2 म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर, और म्यू क्या होता है, रिड्यूस मास m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहां से सीधा हमारा v1 प्लस v2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये गेन हो गया काइनेटिक एनर्जी में, एंड दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी gm1 m2 अपॉन r। अब बच्चों इसको अपन सॉल्व करेंगे तो m1 से m2 चला जाएगा पूरा पूरा। तो देखो क्या आंसर आ रहा है, अगर हम यहां से निकालें तो सीधा आंसर आ रहा है v1 प्लस v2 इज इक्वल टू रूट ओवर g2g, है ना, 2 इधर आएगा 2g अपॉन मल्टीप्लाई बाय m1 प्लस m2 अपॉन r। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन बहुत क्लियरली दिख रहा है मेरे को, तो ये हो गया 2g इंटू m1 प्लस m2 अपॉन r, है ना स्मार्ट मेथड। 9 एक लाइन में सॉल्व कर दिया भाई। लॉस इन gravitational potential energy is equal to gain in the kinetic energy with respect to center of mass frame, okay? So in a one line answer your first answer is correct। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब क्या है। two resistances are expressed as R1 3 plus minus 0.2 ohm and R2 is 6 plus 0.3 ohm, the equivalent resistance of their series and parallel combination are respectively। तो बच्चों यहाँ पर हमको दिए हैं दो रेजिस्टेंस और उनको हमको एरर दिया है और हमसे बोला गया है कि बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो मिक्सअप है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन प्लस एरर कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो आओ देखते हैं अपन। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन बच्चे तो हम जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अगर मान लो ये आपका R1 है और ये आपका R2 है, तो हम जानते हैं कि जो R इक्विवेलेंट होगा बच्चों वो क्या होगा, इट इज R1 प्लस R2। तो एडिशन में एरर क्या होती है, सिंपली जुड़ जाती है बच्चों। तो एरर क्या हो जाएगी, प्लस माइनस डेल R, सिंपली जोड़ देते हैं हम एरर को इन व्हाट, एडिशन। तो एरर कितनी हो जाएगी इसकी 0.2 plus 0.3, that will be equal to 3 plus 6 9 plus sum of the error del R is equal to what, 0.2 plus 0.3, it would be 0.5। तो ये तो हो गया बच्चों R equivalent in what, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। अब R पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या लेंगे, अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 upon R equivalent is equal to what, 1 upon R1 plus 1 upon R2, ठीक है। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट कर लेना है, तो क्या होगा बच्चों को, मैं डिफरेंशिएट करूंगा, इसको लिखूंगा डेल R ओवर R इक्विवेलेंट का स्क्वायर, माइनस का होगा लेकिन अपन सारे माइनस को हटा रहे हैं इसलिए लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेल R1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस डेल R2 अपॉन R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से मुझे डेल R निकालना है बच्चों, तो डेल R दैट इज इक्वल टू या अपॉन ऑफ R इक्विवेलेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, डेल R1 कितना देखो 0.2 ओवर R1 का स्क्वायर दैट इज योर 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस दैट इज डेल R2 हाउ मच 0.3 एंड 6 का स्क्वायर 36, राइट। तो ये हो गया डेल R2 अपॉन R इक्विवेलेंट। अच्छा इसमें R इक्विवेलेंट कितना होगा अपना, तो R इक्विवेलेंट जो होगा बच्चों R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा सॉल्व करेंगे, 3 6 ओवर 9 इट विल बी इक्वल टू 2 ओम। तो R इक्विवेलेंट तो कितना आ गया आपके पास 2 ओम, और उसका एरर निकालना है। तो एरर कितना हो जाएगा यहाँ पे, डेल R इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट का स्क्वायर और R इक्विवेलेंट कितना है आपका 2, तो दैट विल बी इक्वल टू 4 0.2 ओवर 9 प्लस 0.3 ओवर 36, राइट। नाउ मल्टीप्लाई द 4 इनसाइड, सो व्हाट यू गेट फाइनली डेल R, so that your R del R is equal to 0.8 over 9 plus ये 0.3 over 9 हो जाएगा बच्चों, है ना, क्योंकि 4 9 36, तो कितना हो जाएगा 1.1 over 9। तो 1.1 over 9 को हम कैलकुलेट करें तो कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली, दैट विल बी इक्वल टू 0.1, राइट। 0.1 बचेगा कितना, इट इज 2, 0.9 9 और 2 11, तो 2 बचेगा, 2 को कितना लिख लूं मैं 0.12। सो अप्रोक्सीमेटली राइट आंसर 0.12 और R इक्विवेलेंट कितना है आपका 2,
तो इसका फाइनल आंसर क्या जाना चाहिए आपका? फाइनल मेजरमेंट ऑफ दिस is nothing but 2 plus minus 0.12 and that is your final answer. So we have two answers right now. What is this one? 9 plus in series 0.5 and 2 plus 0.12 in parallel combination. So what is the final answer? If you select the options, what is the correct option? That is second is clearly shown. This is the correct answer. So right answer of the question is second. Next question है बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 3. अब ये थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, आप देख सकते हो सीधा सीधा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे बेस्ड क्वेश्चन है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हम कॉन्सेप्ट जानते हैं, ठीक है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अ लैंप एमिट्स मोनोक्रोमेटिक ग्रीन लाइट uniformly in all directions. The lamp is 3% efficient in converting electric power to the electromagnetic waves and consume 100 watt of the power. The amplitude of electric field associated with the electromagnetic radiation at distance of 5 meter from the lamp will be. तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. Electromagnetic wave is a transverse nature of light and it moves in the form of wavefront. So if it is moving the form of wavefront, so we can say this is your wavefront and we are looking the amplitude at a distance of r. Okay, बहुत बढ़िया. तो मैं जानता हूं कि जो इंटेंसिटी होती है बच्चों, इंटेंसिटी इट इज नथिंग बट द 1/2 एफ्लुएंस नॉट इनटू ई नॉट का स्क्वायर इनटू सी. ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में. एंड व्हाट इज I we can write only P by area. Okay, so it is 1/2 epsilon 0 into E naught ka square over C, and it is given that only 3% is efficient to convert into electromagnetic wave. So that means the power, efficient power is 3% of the 100. It is 3. So I can say 3 over 4 pi into r square. Now what is the r here? 5 meter. This is your 5 meter here r. So I can write the 5 ka whole square, and that would be equal to 1/2 एफ्लुएंस नॉट. इट इज एफ्लुएंस नॉट इनटू ई नॉट का स्क्वायर. एफ्लुएंस नॉट, दिस इज योर एफ्लुएंस नॉट एंड ई नॉट स्क्वायर इनटू सी. ओके, नाउ सी इफ आई टेक द 4 pi to that side, it becomes 1 upon, or we can say एफ्लुएंस नॉट this side. So 1 upon, तो ये बन जाएगा बच्चों k, because 1 upon 4 pi epsilon 0 is k. So k into 3 over 25, and that is equal to E naught ka square over C by 2. Right? Now what the quantities are given in question? We have given as what? We have given oh, this is 5 ka square 25. We have given C, we know the k, everything is known. So if we find that E naught by calculation, so बच्चों final you will get it is 2.68 volt per meter. So final answer of the question, if I see from the options, I'll select that first option is correct. Okay, so that was the simple question, easy question था बच्चा. लोग आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आगे देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन. In an experiment of the coefficient of viscosity, 2 drops of water same size are falling through air with a terminal velocity of 10 centimeter per second. If the 2 drops combine to form a single, then the terminal velocity is. तो बच्चों हम जानते हैं कि जब भी कोई बॉडी मूव कर रही होती है, ठीक है, तो उस पर क्या लगता है? विस्कस फोर्स लगता है F, और mg लगता है नीचे, और हम बोलते हैं फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी, लेट्स से ये आपका एक टर्मिनल वेलोसिटी है, तो F क्या बन जाता है बच्चों? 6 pi eta इंटू r इंटू वी टी, जहाँ r क्या होता है? रेडियस होता है किसका? स्फेरिकल बॉडी का. ठीक है, हम ये सब जानते हैं, बहुत बढ़िया. तो अब आगे बढ़ते हैं इससे बच्चों, और यही mg के बराबर हो जाएगा बच्चों. ठीक है, और mg को क्या लिख सकता हूं आगे में? 4/3 pi r cube into density into g. So if you see that clearly the vt is directly proportional to the square of the radius. The terminal velocity is directly proportional to the square of the radius. Now what happening? You have a 2 drops. Now you have a 2 drops. They collapse to combine a single drop. So when there will be a single drop, obviously the radius will be r dash. And if this is the r dash, I can use the conservation of volume 4/3 pi r dash ka whole cube. It is nothing but the twice the volume of the either of the one identical drop. Right? So what is this r dash? It is 2 power of, ठीक है, this is your 2 power of 1/3. 2 power of
1/3 of small r. And if you take here that Vt2 over Vt1 and it is equal to the R2 का square divided by of R1 का square. So Vt2 is equal to terminal velocity 2. R2 I will write as a 2 power of 1/3 r. So I will write 2 power 1/3 r as what? R2. And what I'll write? R1. Of course it is r into a V terminal of 1. So finally the solving this I will write that will be equal to 4 power of 1/3 into of 10. So finally बच्चों V terminal 2 is approximately nearby equal to 15.9. So the correct answer of the question is 15.9 meter per second. That means I will select the question number 1. Fine. So next question. Next question is what? It is a logic gate question. Okay. You have given this scenario in which you have a 2 NOT gate and 1 is OR gate. दो तो आपके NOT gate लग रहे हैं और एक आपका OR gate लग रहा है. तो हमें बताना है कि पूरा सिस्टम किसकी तरह बिहेव करेगा. तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, अपन बलून आउटपुट एल्जेब्रिक फंक्शन बनाते हैं. तो अपन ट्रीट करेंगे कि भाई हमने यहां पर क्या दिया, एक ए दिया और यहां क्या दिया हमने बी. तो यहां से क्या निकलेगा ए बार, यहां से क्या निकलेगा बी बार और इन दोनों का क्या होगा सम. तो ए बार प्लस बी बार. राइट. ये यहां आएगा ए बार बी बार, ए बार प्लस बी बार. तो वाई पे क्या मिलेगा आपको ए बार प्लस बी बार और इसका होल बार क्योंकि ये नॉर गेट है. सो फाइनली इसको कैसे लिख सकते हो आप, ए बार ओवर बार डॉट बी बार ओवर बार एंड यू नो ए बार बार इज नो एनी बार. सो ओनली यू कैन राइट ए डॉट बी एंड विच इज दिस बलून फंक्शन फॉर आउटपुट ऑफ 4 स्टैंडर्ड गेट. तो अगर मैं बात करूं किसका स्टैंडर्ड गेट है, ये कौन सा स्टैंडर्ड बलून अलजेब्रिक आउटपुट है, तो ऑब्वियसली किसका है बच्चों एंड गेट का. तो सही ऑप्शन इसका थर्ड. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 12 न्यूटन ओके acted on the block placed on the rough floor having the coefficient of friction 0.3 as shown in the figure. The frictional force between the block and the surfaces. बच्चों हमने ये बात की है जब भी कोई बॉडी आती है उस पर जो फोर्स लगता है तो सबसे पहले देखते हैं कि स्लाइडिंग हो रही है या नहीं हो रही है. बच्चों अगर स्लाइडिंग हो रही है तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन हमारा काइनेटिक होता है, लेकिन अगर स्लाइडिंग नहीं हो रही है तो फिर हम वहाँ एग्जामिन करते हैं क्या ये फोर्स लिमिटिंग के बराबर अगर नहीं है तो वही हमारा फ्रिक्शन बन जाता है. तो बच्चों हम क्या जानते हैं, इफ बॉडी इज नॉट मूविंग, बॉडी अगर मूव नहीं कर रही है, इज नॉट मूविंग, तो उस कंडीशन में जो हमारा फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक होता है एंड द वैल्यू ऑफ स्टैटिक इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू वैल्यू ऑफ लिमिटिंग. ठीक है. और हाँ अगर एक्सटर्नल फोर्स आपका लिमिटिंग से छोटा है तो ऑब्वियसली स्टैटिक किसके बराबर होता है, अरे यार ऑफ कोर्स कॉमन सेंस की बात. मेरे को बताओ लिमिटिंग कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पे जो लिमिटिंग है बच्चों वो कितना है म्यू इनटू एन. द लिमिटिंग इज ऑलवेज म्यू इनटू एन. एन कितना है, आप एफबीडी बनाओ इसकी. अगर एफबीडी बनाओगे आपको क्या दिखेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है और एमजी नीचे लग रहा है और एन इज इक्वल टू क्या है एमजी. तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे म्यू इनटू एन. सो ये हो जाएगा म्यू इनटू एमजी. ओके. सो ये लिमिटिंग है, म्यू कितना है 0.3, एम कितना है बच्चों 5, जी कितना है 10. तो कितना आया फाइनल आपका 15 न्यूटन. अब ढंग से देखो 15 न्यूटन ऐसा पॉसिबल है क्या, 12 न्यूटन आगे लग रहा है 15 न्यूटन, इसका मतलब बॉडी पीछे चल जाएगी नहीं. इसका मतलब यहां पे भी कितना लगेगा बच्चों, दैट विल बी ऑल्सो 12 न्यूटन. यानी कि राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट, फ्रिक्शन इज 12 न्यूटन. ओके डन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7. Assertion the RMS speed of the hydrogen S2 is greater than the RMS speed of the hydrogen O2 at any given temperature. रीजन दिया है बच्चों, देखो यहां पर रीजन क्या बोल रहा है वो हमसे कि RMS speed of a gas inversely proportional to the root of the molecular weight. अच्छा बहुत सिंपल सी बात है, आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए. देखो बच्चों मैं हमेशा आपसे बोलता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द थ्योरी. वी शुड हैव ऑल द फॉर्मूला वेरी क्लियरली. हमें अच्छे से फॉर्मूला आना चाहिए. तो क्या होगा बच्चों यहां पर, तो अगर मैं बोलूं यहां से तो फ्रिक्शन फोर्स आई एम सॉरी वीआरएमएस कितना हो जाएगा, वीआरएमएस क्या होता है, इट इज इक्वल टू रूट ऑफ 3RT बाई ऑफ MW. यही होता है आरएमएस स्पीड. सो वीआरएमएस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट, जो कि बोल रहा है रीजन के अंदर. अच्छा
अब मुझे बताओ क्या हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है H2MW छोटा होता है किससे? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर वेट से। अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली VRMS किसकी? हाइड्रोजन की ज्यादा होना चाहिए, किससे? VRMS ऑफ ऑक्सीजन। और यही बोल रहा है हम लोगों से बच्चों, राइट क्या? तो इसका मतलब असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है बच्चों, और क्लेरिफाई भी कर रहा है दोनों। इसका मतलब सही आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट, दोनों सही हैं और क्लेरिफाइड भी हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओके, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी। बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट इज G, कैपिटल G M E ओवर, अगर मैं अर्थ की सरफेस पे बात कर रहा हूं R, किसी हाइट पे बात कर रहा हूं प्लस H का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हो यहां पर बहुत अच्छे से कि वो मास ऑफ अर्थ डिपेंड करती है, प्लैनेट डिपेंड करती है, मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करती है। सो दैट इज रॉन्ग। एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। अब एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आना चाहिए। क्या होता है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला? v इज इक्वल टू रूट ओवर 2g इंटू r। r क्या है यहाँ? रेडियस ऑफ अर्थ। तो बहुत क्लियरली शो हो रहा है कि r पे डिपेंड करता है। तो ये भी क्या हो गया बच्चों? गलत हो गया। थर्ड, इनसाइड अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज द सेम एनीवेयर। बिल्कुल सही बात है। क्या बच्चों, अगर मैं एक शेल बनाऊं और इसमें मैं ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करूं तो क्या आपको मालूम है ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा? जीरो, नो मास, एनक्लोज, नो फील्ड। और अगर E जीरो है तो मैं जानता हूं कि dV/dr ही तो E होता है। तो अगर E जीरो है बच्चों तो V का वैल्यू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तभी तो डिफरेंशियल जीरो होगा, इसका मतलब V कांस्टेंट। और ये बिल्कुल सही बात है। स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट द प्लैनेटरी मोशन। बच्चों, प्लैनेटरी मोशन में हम क्या समझते हैं कि एक प्लैनेट है, ठीक है, एक सैटेलाइट है जो प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहा है, या प्लैनेट है जिसके चारों तरफ एक बॉडी घूम रही है तो इस बॉडी का स्पीड यहां पर और यहां पर क्या अलग अलग नहीं होगा? बिकॉज इट फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो यहां पर होगा m1 v1 r1, यहां होगा m into v2 r2। so obviously v1 and v2 will be different. v1 is smaller than what? v2। क्यों? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को हम वैली करना है। तो इसका मतलब बच्चों क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा बच्चों? V1 हमारा छोटा होगा किससे? V2 से। जहां छोटी रेडियस आती है वहां वेलोसिटी बड़ी हो जाती है, क्योंकि मोशन हम क्या मान रहे हैं? इलिप्टिकल। सर्कुलर नहीं मानना है, यहाँ पे इलिप्टिकल मानना है, ठीक है? नहीं तो दो ऑप्शन आ जाएंगे, ये भी सही हो जाएगा। तो मोर कोर्स का करेक्ट होगा कि इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट ही मानते हैं हम कैप्लर्स लॉ के अंदर। तो राइट आंसर इज थर्ड। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर द डेंसिटी मेजरमेंट ऑफ द स्फीयर ऑफ मास एंड रेडियस मेजर्ड 15 kg एंड 0.20 प्लस 0.01 मीटर, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। तो बच्चों एरर का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है? एरर का क्वेश्चन। अगर ये एरर का क्वेश्चन है तो हम क्या बोलेंगे इसके अंदर? सर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सो सर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम। तो डेल रो ओवर रो, डेंसिटी इन व्हाट? एरर इन डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट? डेंसिटी ऑफ मास ओवर मास प्लस डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम नहीं दिया, हमें रेडियस दिया है, तो वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? वॉल्यूम हो जाएगा आपका 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है? तो डेल वी ओवर वी क्या लिखूंगा मैं? तो डेल वी ओवर वी लिख सकता हूं, दैट विल बी इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट सब हट जाएगा, 3 पावर आगे आएगा 3 del r by r। तो मैं यहां से फर्दर लिख सकता हूं डेल m ओवर m प्लस 3 del r ओवर r। अब डेल m ओवर n कितना हो गया देखो? 0.30 ओवर 15, 0.30 ओवर 15 प्लस 3 इंटू 0.01 ओवर r 0.20, ठीक है? अब सॉल्व करते हैं इसको भाई, कितना हो जाएगा? ये लगभग 2 चला जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों, इसको मैं क्या कट करूं तो 0.02 प्लस इसको अगर कट करें तो कितनी बार जाएगा बच्चों? 0.5, ये बनेगा आपका 0.15। तो आंसर क्या आना चाहिए? 0.17।
kilogram per meter cube, as we know the density. So final answer of the question is what? See, where is this right answer? It is 2. Okay. क्या कह रहा है क्वेश्चन बच्चों, पहले पढ़ लेते हैं. As the electron bounce orbit of hydrogen atom passes from the state n equal to 2 to 1, the kinetic energy K and potential energy U changes as. तो बच्चों हम ये जानते हैं कि एक्चुअली सबसे पहले बात करें पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के लिए, तो U का फॉर्मूला क्या है हमारे पास. अगर हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, या अगर हम टोटल एनर्जी लिखते हैं बच्चों, टोटल एनर्जी EN, तो टोटल एनर्जी क्या होती है माइनस ऑफ 13.6 इंटू ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. ठीक है, तो E जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एन स्क्वायर के. राइट. और हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चों, हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी. अगर काइनेटिक एनर्जी मैग्नीट्यूड में हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एन स्क्वायर के. ठीक है, अब देखो आपका जो एन है पहले कितना था 2, अब कितना हो गया 1, तो क्या एन हाफ हो गया. तो हम बोल सकते हैं द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ बिकम 4 टाइम्स, बोथ बिकम्स 4 टाइम्स. सो राइट आंसर क्या होगा इसका बच्चों, आंसर फाइनल इज के एंड यू आर बोथ बिकम 4 टाइम्स. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. Question number 11. In a Wheatstone bridge, P is 90, Q is 110, R is 40, and S is equal to 60 ohm. A cell of EMF 4 volt, then the potential and difference between the diagonal along which a galvanometer is connected. तो बच्चों अगर अपन देखें यहाँ से, ये हमारे पास कौन हो गया, एक व्हीटस्टोन ब्रिज में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. ये हमारा एक व्हीटस्टोन ब्रिज है. ठीक है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है हमारे पास, और हमने एक बैटरी ऐसे कनेक्ट किया है. ये हमारा P है, ये Q है, ये R और ये S हो गया. ठीक है, और हमने बैटरी इस तरह से कनेक्ट किया. बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना है, बैटरी का वोल्टेज आपके पास यहाँ पर जो दिखा रखा है 4 वोल्ट, तो ये 4 वोल्ट का बैटरी है. और ये कितना है P बच्चों 90 ओम, और Q कितना है आपका, Q दिया हुआ है हम लोगों को, Q दिया हुआ है बच्चों 110 ओम. ठीक है, R कितना दिया है 40 ओम, और S कितना दिया है 60 ओम. ये हमें दिया है, और ये हमने 4 वोल्ट का बैटरी लगा रखा है. और हम ये बोलते थे ये गैल्वेनोमीटर है आपका यहाँ से, जो हमने कनेक्ट कर रहा है डायगोनली. अगर डायगोनली हमने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर रखा है, तो बच्चों गैल्वेनोमीटर की हमें रीडिंग बतानी है. गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड विच ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द डायगोनल्स अलोंग विच, हमें इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है. मान लेते हैं ये आपका 1 पॉइंट है और ये आपका 2 पॉइंट है, हमें 1 और 2 के बीच में वोल्टेज डिफरेंस निकालना है. तो बच्चों अगर देखो 4 वोल्ट, तो 4 वोल्ट पूरा कहाँ जाएगा 90 और 110 के क्रॉस. तो मैं ये मान सकता हूँ कि ऊपर रेजिस्टेंस कितना हो गया 90 प्लस 110, जो कि आपका 200 हो गया. अब 200 के क्रॉस टोटल कितना वोल्टेज आ रहा है 4 वोल्ट. तो करंट कितनी हो जाएगी ऊपर वाली ब्रांच में, मैं इसको बोलता हूँ I1 करंट, और यही I1 करंट इधर भी जाएगी. तो ये I1 करंट कितनी होगी बच्चों, टोटल वोल्टेज अप्लाई डिवाइड बाई 200, तो ये हो गया बच्चों 0.02 है ना. 4 वोल्ट जाएगा पूरा इसके क्रॉस, 90 और 110 कितना हो गया 0.2 कैंसिल आउट हो जाएगा 0.02 एम्पियर. ये आपका I1 आ गया. ऐसे मैं I2 निकालूंगा. अब I2 क्या मान रहा हूं मैं, नीचे वाली करंट, इसमें भी I2 जाएगी. तो I2 कितना हो गया बच्चों, इसके क्रॉस टोटल वोल्टेज 4 ही गिर रहा है, और टोटल 100. ठीक है ना, रेजिस्टेंस कितना है 40 प्लस 60 100, तो पूरा करंट कितना हो गया इसका 0.4 एम्पियर. अब हमको निकालना है V1 माइनस V2. सो विल स्टार्ट द किरचॉफ्स लॉ. व्हाट इज द किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वी स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट, वी राइट द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, then we go through the second point, we write the negative voltage of that point, put it to be 0, and we start from 1 to 2. अब देखो आप 1 से 2 जा रहे हो, आप ऐसे चले जाओ 1 से 2. ठीक है, वाया लेट्स से थर्ड, वाया 3, 1 3 2. तो कितना हो जाएगा इसके क्रॉस, क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मैं लिखूंगा 110 इंटू I1, और I1 कितना है 0.02. तो कितना हो गया ये
0.02 इंटू 1 तो ये हो गया माइनस का 2.2 क्योंकि करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर इसके अक्रॉस कितना आ गया, आप करंट के अपोजिट जा रहे हैं, करंट के अपोजिट जाएंगे तो प्लस लिखेंगे और प्लस कितना हो जाएगा, मैं थोड़ा इसको आगे लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां आ गया आपके पास -V2 एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0 प्लस ये कितना हो जाएगा, इसके क्रॉस ड्रॉप बताओ, करंट के अपोजिट जा रहे हो, करंट के अपोजिट जाओगे तो वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव लिखोगे, कितना होगा 60 इंटू ऑफ इसका करंट कितना है I2 कैलकुलेट किया हमने 0.04 तो 60 इंटू 0.04 60 इंटू 0.04 2.4 हो जाएगा बच्चों ये। तो ये हो गया आपका V1 माइनस 2.2 माइनस 2.2 प्लस 2.4 माइनस V2 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये हो गया V1 माइनस V2 इज इक्वल टू माइनस का 0.2 वोल्ट। सो क्या आप ऑप्शन देख सकते हो कौन सा सही ऑप्शन है हमारे पास। सो इफ यू सी द ऑप्शंस वी गेट द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट, फर्स्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द हीलियम ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई आर 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। When the two deuterium nuclei undergoes the fusion to form a helium nucleus, the energy of the release in the process is। तो बच्चों ये हमारे पास बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी का ही क्वेश्चन है। फ्यूजन हो रहा है दो ड्यूटेरियम का, हम देखते हैं 1 ड्यूटेरियम क्या होते हैं बच्चों 1s2 प्लस 1s2 and 1s2 plus 1s2 will form your 2He4 and energy will release. Let's say the energy is Q. Okay, so what is the Q? That is the difference between the binding energy of the two. तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब आपको दे क्या रखा है, आपको बाइंडिंग एनर्जी नहीं, आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखा है। टोटल न्यूक्लियन कितने हैं बच्चों, अगर हम टोटल न्यूक्लियन की बात करें तो टोटल न्यूक्लियन कितने हैं 2 + 2 4 एंड ईच न्यूक्लियन हैज द एनर्जी ऑफ व्हाट 1.1 सो इट इज 1.1, ठीक है। दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो अपन ने ये थोड़ा पहले लिख दिया, अपन को एक्चुअली बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट लिखना था। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा, बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट कौन सा है, प्रोडक्ट है आपका ये, सॉरी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है आपका ये 2He4। तो कितने इसमें न्यूक्लियन है बच्चों 4 और ईच न्यूक्लियन ऑफ हीलियम कितनी है 7। तो 4 × 7 माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कितने न्यूक्लियाई ये 4 and each nuclei has what 1.1 so 28 minus 4.4 so it will be 23.6. and what is the unit of the binding energy of per nucleon, mega, so I will just write mega electron volt. Now I will check the answer. It's 23.6 but it is not mega bachcho, it is electron, so we have to be very careful about that unit also. Sometimes we ignore the unit, okay, so we have to very careful about what unit, it is mega and it is not mega. So if I convert it is, I will convert it is in joule because the next option is in joule. So 23.6 10 का power of 6 mega into 1.6 into 10 का power of 19। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे so that will come 37.76 into 10 का power minus 13 joule and now you can select the correct option as a 4. okay, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें बच्चों लोग 13 क्वेश्चन नंबर। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 13? A beam consisting of 4 different types of ions named as alpha, beta and gamma delta enters a region of magnetic field as shown in figure below. And magnetic field is perpendicular to the velocity of the beam. All ions in the beam travels with the same speed, mass and charge of the ions are given as alpha ion mass 2m है, चार्ज E है, बीटा 4m E, अच्छा ये नेगेटिव है, दूसरा ध्यान रखें कौन बीटा एंड गामा नेगेटिव है एंड डेल्टा इज 3m इन E, ठीक है। फिर हमें मैच करना है कि कौन सा सही है बच्चों। अपन ये देखते हैं कि 1 कौन है, 2 कौन है, 3 कौन है, 4 कौन है। ओके, तो इसको देखने के लिए मुझे क्या चाहिए, ऑब्वियसली मुझे चाहिए पहले तो रेडियस का फॉर्मूला। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं R = mv/qb और बहुत क्लियरली दे रखा है, मेंशन कर रखा है, सेम स्पीड से एंटर कर रहा है। तो R = mv/qb, सो आई कैन से R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट
m अपॉन q। तो r फॉर व्हाट, अल्फा, इट इज इक्वल टू व्हाट, मास कितना बच्चों 2m, चार्ज कितना है e और पॉजिटिव है, और दूसरा पॉजिटिव कौन है बच्चों, डेल्टा। तो यहीं पे मैं r डेल्टा करूंगा क्योंकि दोनों एक तरफ जाएंगे, because if the two charges have the same nature of charges they will and all have the same velocity, वो पहले मेंशन कर दी गई है। if they have the same velocity but the two have the positive charge, two have the negative charge, so if I say let the field is dot or let the field is dot, okay, मान लेते फील्ड डॉट है, तो फील्ड अगर डॉट है बच्चों, फील्ड कैसा है हमारा डॉट, ठीक है, और पार्टिकल कैसे आ रहा है, ऊपर की ओर आ रहे हैं सारे। तो हम क्या करते हैं, वी प्लेस आवर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, वी ओपन आवर फिंगर्स इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन वी पुश इट। तो बोलो 4 और 3 कहां जाएगा, 4 और 3 अगर पॉजिटिव तो राइट में जाएगा और नेगेटिव कहां जाएंगे, लेफ्ट पे। तो अगर अपन बात करते हैं आप, तो आर डेल्टा कितना हो जाएगा यहां पर, आर डेल्टा इट इज इक्वल टू व्हाट, आर डेल्टा ये आपका, तो 3m डिवाइडेड बाई ऑफ चार्ज कितना है इसका E। लेकिन बच्चों यहां से बचल गया हमें, आर डेल्टा बड़ा होगा किससे, आर अल्फा से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा है आपके पास, बीटा। तो आर बीटा कितना हो जाएगा, आर बीटा, तो बीटा कितना हो जाएगा, चार्ज मास कितना है इसका 4m एंड डिवाइडेड बाई ऑफ E, और आर ऑफ गामा कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, देखो आर ऑफ गामा इट इज इक्वल टू व्हाट 2m अपॉन E। तो बच्चों आर ऑफ बीटा बड़ा होगा किससे, आर बीटा बड़ा होगा बच्चों किससे, दैट आर बीटा इज मोर देन आर ऑफ गामा, and that both beta and gamma will deflect toward the same side. Why? Because both are the negative. If I assume this field is outwards, velocity is this way, ठीक है, and your fingers will be open outside, so this other side of the palm will show the direction of force on the negative. So negative will be of 1 and 2 if I assume the field is dot. Okay bhai, and if I see all comparison of all beta, alpha, gamma, तो सबसे ज्यादा किसकी है आप ये देखो, आर बीटा सबसे ज्यादा, क्योंकि 4m बाई है, तो सबसे ज्यादा कौन है मैग्नीट्यूडली, आर बीटा। फिर उसके बाद कौन है 3, आर डेल्टा, उसके बाद आपका आर गामा, और उसके बाद बराबर है दोनों अल्फा, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन है बच्चों, बीटा, कितना है इसका 4m, और देखो बीटा वाला कौन सा है, ये नेगेटिव वाला है। तो ऑब्वियसली अगर अपन देखें वापस से, तो ऐसे नेगेटिव वाला वो है, इसका मतलब ये मैं मान सकता हूं फर्स्ट बीटा आ गया, ठीक है, कौन आ गया ये बीटा, ये बीटा आ गया आपका, 2 क्या है 2। अब इस नेगेटिव वाले में कौन कौन नेगेटिव है, देखो ये वाला नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये आपका कौन हो गया गामा, क्योंकि नेगेटिव वाला है। और इन दोनों पॉजिटिव में से किसका ज्यादा है, अल्फा का ज्यादा है, डेल्टा का ज्यादा है, तो ऊपर वाला डेल्टा हो गया और नीचे वाला कौन हो गया आपका अल्फा। तो फर्स्ट आपका जो है वो बीटा है, सेकंड जो है आपका वो गामा है, थर्ड जो है वो आपका अल्फा है, और फोर्थ जो है वो आपका बच्चों डेल्टा है। अब ऑप्शन मैच करते हैं, देखो सबसे पहले कहां से ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, ठीक है क्या। तो ये आपका कॉलम 1 है, तो कॉलम 1, और अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन आगे मिलेंगे शायद हमें। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा बीटा, गामा, अल्फा एंड डेल, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। A cubical block of mass m and edge a slides down a rough inclined plane of inclination theta with a uniform velocity. Then torque on normal force on the block about the center has a magnitude. अब बच्चों अगर इस क्वेश्चन को समझे हम, है ना, तो आप ऐसे देखो कि आपका एक इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन पे ये एक ब्लॉक फिसल रहा है, फ्रिक्शियस है, लेकिन कैसे फिसल रहा है ये भी बोला है, एक कांस्टेंट स्पीड से फिसल रहा है। किससे फिसल रहा है बच्चों, कांस्टेंट स्पीड से। अब अगर कांस्टेंट स्पीड से फिसल रहा है तो मैं बता सकता हूं आप लोगों बच्चों कि mg sin थीटा जो होगा वो तो ऐसे एक्ट कर रहा होगा सेंटर पे, mg sin थीटा, और फ्रिक्शन कैसे एक्ट कर रहा होगा, फ्रिक्शन ऐसे एक्ट कर रहा होगा, और mg कैसे एक्ट कर रहा होगा, mg cos थीटा, mg cos थीटा आपका ऐसे इस तरह से एक्ट कर रहा होगा, ये तो आपका हो गया, ठीक है। और mg cos थीटा आपका कैसे एक्ट कर रहा होगा बना देता हूं मैं, देखें
mg cos थीटा आपका इस तरह से एक्ट कर रहा होगा, ये आपका mg cos थीटा है, ठीक है। अच्छा नॉर्मल रिएक्शन ध्यान रहे, नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट कर चुका होगा कहीं ना कहीं, क्लियर है क्या, नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा शिफ्ट कर चुका होगा। अब सेंटर के अबाउट देख रहा हूं, सेंटर के अबाउट टॉर्क, तो जितना क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो टॉर्क ऑफ n इज इक्वल टू व्हाट, टॉर्क ऑफ f। भाई बॉडी तो आपका रोटेट थोड़ी कर रहा है, अगर बॉडी रोटेट नहीं कर रहा है इसका मतलब जितना नॉर्मल का टॉर्क है उतना ही किसका टॉर्क है, फोर्स का टॉर्क है। फोर्स कौन है, ये फ्रिक्शन फोर्स। तो भाई ठीक है, नॉर्मल का टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, फ्रिक्शन का टॉर्क। और ये डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि क्यूबिकल है, डिस्टेंस a है, साइड a है, तो ये डिस्टेंस a/2 होगी। तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि आपकी a/2 होगी सेंटर से। लेकिन अब तो मालूम ही नहीं है भाई, चलो कोई नहीं, निकालते हैं। क्योंकि बच्चों नेट फोर्स 0 है तो हम लिख सकते हैं n इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू mg cos थीटा, और हम लिख सकते हैं दैट mg sin थीटा इज नथिंग बट द फ्रिक्शन। ओके, सो दैट इज योर फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो गया, mg sin थीटा, सो यू कैन पुट हियर एफ एज mg sin थीटा एंड यू विल गेट दैट आंसर mg sin थीटा इनटू a/2। चलो चेक करते हैं यार ऑप्शन, तो कहां दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया इस क्वेश्चन का बच्चों, फोर्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15। रीड ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इफ द स्टोन टाइड एट द वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज वाइल्ड एंड स्ट्रिंग ब्रेक्स द स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली। बिल्कुल सही बात है, आपने भी घुमाया होगा कभी स्ट्रिंग और रस्सी टूट जाती तो कैसे होता था, टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ करता था। बिल्कुल सही बात है। द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द स्टोन मूविंग सर्कल इज प्रोवाइडेड बाय द टेंशन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, अगर कोई बॉडी रोटेट सर्कल कर रही है तो सर्कल को करने के लिए एक फोर्स चाहिए एक्सटर्नल, जो कि सेंट्रीपिटल होगा। ठीक है, तो यहां से t बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें t की तो t बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्पीड अगर हम मान लें m तो t बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, mv²/r। तो टेंशन बिल्कुल सही है, सेंट्रीपिटल फोर्स देगी, इस पे कोई शक नहीं है हम लोगों को। आगे बात करते हैं, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ रियल, ऑफ कोर्स सेंट्रीपिटल इज व्हाट, रियल फोर्स, बिकॉज द टेंशन इज अ रियल फोर्स and tension is equal to what, mv²/r, and mv²/r is what, centripetal, and definitely centripetal is provided by some real force, so that means the centripetal is what, a real force. So this is also the correct. So finally third is also correct, so all we have the correct choice, 1 2 and 3 all are the correct. So right option क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्थ। ठीक है, 1 2 and 3 all are the correct। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों सब। In a reverse bias PN junction, when the applied bias voltage is equal to the breakdown voltage, then what happen? बच्चों अगर एक फॉरवर्ड रिवर्स बायस का मैं डायग्राम बनाऊं आपको करंट का, तो ये होती है आपकी रिवर्स करंट वर्सेस ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। तो क्या होता है अगर आप देखेंगे तो एक बहुत छोटी करंट फ्लो करती है, क्योंकि आपका जो डायोड है वो एक वेरी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है, जिसका वैल्यू बहुत हाई हो जाता है, जिसकी वजह से करंट ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। और हम ये भी जानते हैं कि रिवर्स बायस में जो आपका जंक्शन होता है वो बिहेव करता है एज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। बट व्हाट हैपन बच्चा लोग, इफ वी इंक्रीज द वोल्टेज, इफ वी इंक्रीज द कंटिन्यूअसली वोल्टेज, इस तरफ जाने पे वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं, रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो व्हाट हैपन, अ ब्रेकडाउन कम्स इन पिक्चर एंड दिस ब्रेकडाउन विल कॉज अ ह्यूज करंट। क्या होगा, यहाँ पर एक बहुत खतरनाक वाली करंट फ्लो हो जाएगी। अगर खतरनाक करंट फ्लो होगी बच्चों तो हम दिखा सकते हैं ग्राफ कैसे आएगा आपका, कुछ इस तरह से। और अगर अब मैं ढंग से बनाऊं और अच्छे से बनाऊं बच्चों ग्राफ, तो ऑलमोस्ट ये जो ग्राफ आएगा आपका बिल्कुल वो इस तरह से आएगा कि इसमें आपको ये नजर आएगा कि वोल्टेज अब बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है या बहुत माइनरली चेंज हो रहा है, बट देयर इज अ ह्यूज करंट। एंड बच्चों इसी ब्रेकडाउन वोल्टेज का हम फायदा उठाते हैं और यहीं से हम वोल्टेज रेगुलेटर के लिए एक जेनर डायोड डिवाइस को भी बनाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, वोल्टेज रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट बट द करंट इंक्रीजेस शार्पली। सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो बच्चों क्वेश्चन देखते हैं अगला 17। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द यंग मॉडुलस, फाइंड इट्स न्यू डायमेंशन फार्मूला इन फॉर्म ऑफ वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन एंड फोर्स f. If these all are taken as फंडामेंटल क्वांटिटीज इंस्टेड ऑफ मास m, लेंथ l एंड टाइम t। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में हम लोग जानते हैं क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी आपके पास दिया हुआ है, जैसे यंग मॉडुलस है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, यंग मॉडुलस सॉरी डायमेंशन क्या होता है, उसके डायमेंशन पे आ जाते हैं हम। तो डायमेंशन क्या है इसका, m1। और y किस पे डिपेंड कर रहा है ये लिख लो, y किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, a, v एंड f। सो v, a, f, इसकी पावर मान लो
ए बी सी, ठीक है। अब हमें ए बी सी निकालना है बस। अच्छा, तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन लिख लो, m1 l-1 t-2। राइट हैंड साइड का लिख लो बराबर m0 l1 t-1 का पावर a, m0 l1 t-2 का पावर b एंड m1 l1 t-2 का पावर c, ठीक है। अच्छा, फिर इसको लिख लो m1 l1 t-2 इज इक्वल टू m0 + 0 + c l a + b + c and t -a -2b -2c, ये। now left hand side dimension should be equal to right hand side dimension, principle of homogeneity, c is equal to 1, a + b + c is equal to +1। अच्छा, ये -1 है ना, थोड़ा गलती लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये -1 है, तो यहाँ लिखूंगा मैं -1, यहाँ पे -1 है, तो हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे ये -1, ठीक है। अच्छा, -a -2b -2c बराबर -2। अच्छा, क्या प्लस कर दूं सबको मैं? ठीक है। अब इसको क्या लिख सकता हूं, देखो, a + b + c + b + c बराबर 2, और a + b + c का पूरा मान लिख सकता हूं मैं यहाँ से, -1 + b और c 1 है बराबर 2, तो b का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 2, ठीक है। अच्छा, अब a निकालना मुझे, b कितना है 2, c कितना है 1 बराबर -1, तो a बराबर कितना हो गया -4। अब देखो, तो y बराबर क्या हो गया अपन डायमेंशनली, v -4 a 2 और फोर्स c जो कि 1 है, तो अपना y क्या हो गया बच्चों, f1 a2 और v की पावर -4। तो ये डायमेंशन हो जाएगा किसका, यंग मॉडुलस का, इन फॉर्म ऑफ द न्यू फंडामेंटल डिजिट्स। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, देखें तो f1 a2 v -4, दैट मींस सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, diameter of cylindrical thin wire measured by the screw gauge of least count 0.001 cm is 0.05. The length measured by a scale of least count 0.1 cm 0.0 cm. When the weight of 50 newtons suspended from a wire, the extension measured be 0.125 cm. Micrometer of least count 0.001 cm. The maximum error in the measurement of the Young modulus of the material of the wire. तो बच्चों अब मैक्सिमम एरर इन द यंग मॉडुलस, पहले तो आप फॉर्मूला लिख लो। तो y इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या हो गया, फोर्स डिवाइड बाई ऑफ a, और स्ट्रेन क्या हो गया, डेल एल, या इसमें स्मॉल एल बोल देता हूँ ना बच्चों, कोई कंफ्यूजन ना हो हमको, तो अपन ने इसको स्मॉल एल ले लिया ये ले लिया अपने स्मॉल एल ओवर कैपिटल एल। स्मॉल एल क्या है यहाँ पर, स्ट्रेन, I mean it's a change in length, it is change in length, तो change in length, ठीक है। और कैपिटल एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ। चलो अब अपन निकालते हैं, तो ये हो गया बच्चों F/A इंटू L ओवर स्मॉल एल। अब हमारे पास इस तरह से कि ये एक वायर है और इस पर हमने क्या लटका दिया, एक W, ये इसका लेंथ है L और इसमें एक्सटेंशन हो गया स्मॉल l, ये इसका डायमीटर है D। तो और क्या लिख सकता हूं बच्चों इसको मैं, F/πd²/4 इंटू L बाई स्मॉल l। अब मैं एरर को एनालाइज कर रहा हूं बच्चों, एरर, तो एरर वाला क्या लिख सकता हूं मैं, del y बाई y इज इक्वल टू d स्क्वायर, है ना, डेल एल बाई एल प्लस डेल स्मॉल एल बाई एल, क्योंकि मैक्सिमम लिख रहे हैं सब प्लस करेंगे, 2 del d बाई डी, क्योंकि मैक्सिमम लिख रहे हैं इसलिए अपन क्या करेंगे, सबको प्लस करेंगे। तो डेल एल बाई एल क्या है, पहले तो आप डायमीटर पे आ जाओ, डायमीटर कितना है इसका 0.05, और इसमें कितना लीस्ट काउंट दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब आगे लिखता हूं मैं
और डेल एल क्या है, इसकी ओरिजिनल लंबाई थी 110 सेंटीमीटर लंबाई इसकी, और इसका लीस्ट काउंट कितना है, तो बच्चों 0.1 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट, और लेंथ कितनी है इसकी 0.0 प्लस, अब स्ट्रेन की बात करते हैं, मतलब चेंज ऑफ लेंथ की। अब बोल रहा है कि यदि if when a weight of 15 it is suspended from wire, the extension measured by the 0.125 by a micrometer of least count 0.00, तो यहां पे आएगा लीस्ट काउंट 0.001 और इसका लेंथ कितना है 0.125 प्लस 2 इंटू डेल डी ओवर स्मॉल डी, हम इससे कैपिटल डी है ना, स्मॉल डी नहीं है, कैपिटल डी है, डेल डी ओवर डी, तो 2 इंटू डेल डी कितना हो गया आपका, कितना आया है, डायमीटर में एरर क्या है, जो किससे मेजर कर रहे हैं, स्क्रू गेज से, जो कि 0.001 है, तो 0.001 डिवाइड बाई ऑफ 0.05, ठीक है बच्चों। और mg में तो कोई एरर आएगी नहीं, वेट है वो, तो इसका मतलब जब आप इसको सॉल्व करोगे सो दैट विल गिव यू आंसर ऑफ 4.89, 4.89, दैट इज योर फाइनल आंसर 4.89। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज बच्चों सेकंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, पुली A and B are the massless and C has a mass small m, then acceleration of C, what is the acceleration of C? अब अगर ढंग से देखें बच्चों, यहां पर अगर आप डायग्राम बनाएं अपन दोबारा से एक, तो क्या है, ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कुछ हमारे पास पुली सिस्टम दिखाया गया है ऐसा, और यहां से सस्पेंडेड है, ठीक। अब बच्चों ढंग से देखो, A and B आर मासलेस, A और B कौन सा है, ये वाला A और B मासलेस, और इसका मास कितना दिया है, ठीक, एंड C हैज अ मास स्मॉल m, देन एक्सेलरेशन ऑफ C। अब बच्चों अगर देखो तो टेंशन एवरीवेयर वुड बी T बिकॉज देयर इज अ सिंगल स्ट्रिंग, वन टेंशन, दिस इज लॉ, वन स्ट्रिंग वन टेंशन, ठीक है। अब बच्चों इस वाली A पुली के लिए बात करना, अब पुली A आपकी आइडियल है, पुली A इज आइडियल, और आइडियल पुली अगर है तो मैं क्या बोलूंगा, द नेट फोर्स ऑन द पुली शुड बी इक्वल टू 0, बट देखो बच्चों यहां पर नेट फोर्स है ही नहीं 0, दैट इज स्पेशल केस। अगर नेट फोर्स 0 नहीं है तो व्हाट वी अज्यूम द टेंशन इज 0, तो हमको यहां पर टेंशन को 0 मानना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या अगर मास 0 है तो फिर नेट फोर्स तो ऑब्वियसली अब बराबर m है, अगर मास 0 है तो नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू 0, है ना। इसका मास 0 है तो इधर t इधर कितना है, इधर 2t आना चाहिए था बच्चों, लेकिन t आ रहा है, तो टेंशन कितना हो गया 0। अगर टेंशन 0 हो गया तो इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा बच्चों, केवल mg, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ c इज इक्वल टू g। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज फर्स्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कह रहा है, पुली एंड बी आर द मासलेस एंड सी हैज अ मास स्मॉलर देन एक्सेलरेशन ऑफ ए। अब बच्चों एक अपन वापस डायग्राम बनाते हैं इसका, मुझे एक्सेलरेशन ऑफ ए निकालना है, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ए। अब बच्चों समझो इसको, अपन को बात करना है एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना होगा, तो ये तो पता चल गया बच्चों किससे जा रहा है नीचे, जी से, तो इसको मैं डिस्प्लेसमेंट मान लेता हूं y, और ये मान लेते हैं ऊपर जा रहा है किससे, x से। अब देखना कंस्टेंट लेंथ मेथड, टेंशन मेथड तो जा ही नहीं सकता क्योंकि टेंशन 0 है, तो कंस्टेंट मोशन क्या, कंस्टेंट लेंथ मोशन क्या बोलता है, अगर आप मान लीजिए पुली यहां चली गई तो ये कितनी कम हो गई -x, ये कितनी कम हो गई -x, ठीक है, और ये कितनी बढ़ गई +x, क्यों, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है x, यहां चला गया तो ये लेंथ इतनी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब ये कहां गया बच्चों, नीचे आ रहा है, तो ये यहां आ गया, तो इसमें कितनी बढ़ जाएगी लेंथ +y, इसमें लेंथ कितनी बढ़ जाएगी +y, ये तो कांस्टेंट लेंथ है। अब मैं बोलता हूं कितने सेगमेंट्स है मेरे पास, लेंथ सेगमेंट्स, आपके पास लेंथ सेगमेंट्स कितने बच्चों, देखो यहां पर, इसको अपन बोलते हैं L1, ये L2, ये L3 और ये L4। तो मैं क्या लिखूंगा, del L1 प्लस del L2 प्लस del L3 प्लस del L4 शुड बी इक्वल टू 0।
अब इसमें कितना आया माइनस एक्स, इसमें कितना आया यानी कि इसमें तो हो गया माइनस एक्स। डेल L2 में कितना आया माइनस एक्स। डेल L3 में कितना आया, अब देखो ये नीचे जा रही है ना, तो डेल L3 में y आएगा। इसमें सॉरी गलत बोल गया मैं, इसमें जीरो नहीं होगा, इसमें ये लेंथ यहां तक हो जाएगी, y आएगा। तो डेल L3 कितना हो गया y, डेल L4 कितना हो गया, इसमें आएगा y और इसमें आएगा ऊपर x, तो x प्लस y एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। इस x से x से जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2y और x इज इक्वल टू dx बाई dt और d2x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 2d2y बाई ऑफ dt स्क्वायर। और बच्चों अपन पहले वाले क्वेश्चन से ये बात करके आए कि इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर कितना होगा g, तो इसका एक्सेलरेशन यानी कि पुली किसकी किसकी बात कर रहा है, a की, तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू व्हाट 2g ऊपर की ओर। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज फोर्थ। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो। अ मिक्सचर ऑफ गैस ऑफ कंसिस्ट ऑफ 3 मोल्स ऑफ द O2 एंड 5 मोल्स ऑफ argon at temperature T, considering the any only rotational and translation modes, the total internal energy of the system is found to be XRT. The value of the axis, बच्चों दुनिया इधर की उधर हो जाए, दुनिया इधर उधर की उधर हो जाए, हम लिखते क्या है इसको NCV dt, ठीक है क्या, या NCVT लिख दो, टेम्परेचर थ्री ओवर पूरा गेम किसका है CV का। तो CV मिक्सचर निकालना पड़ेगा बच्चों हमें, CV मिक्सचर। तो CV मिक्सचर क्या होगा N1CV1 प्लस N2CV2 अपॉन N1 प्लस N2। कौन सी गैस है N1, कितने मोल लिए 3 ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन कैसी है बच्चों, क्या ये डायटोमिक है, अगर डायटोमिक है तो इसमें कितनी लेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, सो 3 इंटू 5 प्लस कितना आर्गन कितना है 5 और ये मोनोएटॉमिक गैस है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा 3 डिवाइड बाई ऑफ टोटल मोल कितने हो गए 3 प्लस 5, तो बच्चों ये कितना हो गया इट इज 30। अच्छा अपन यहाँ पर CV लिखना भूल गए बच्चों ना, थोड़ा गलती कर दिया अपन ने, एक्चुअली मैं दोबारा लिखता हूँ इसको, क्योंकि अपन ये केवल और केवल डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख रहे हैं, जबकि CV क्या होती है आपकी F/2R, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो हमारी जो CV होगी ना CV वो क्या होगी बच्चों F/2R। अब लिखते हैं अपन N1 कितना है आपका 3, ऑक्सीजन डिग्री ऑफ फ्रीडम 5/2 इंटू R प्लस N2 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2R एंड होल डिवाइड बाई ऑफ 8, तो कितना हो गया ये यहाँ से 30 15R डिवाइड बाई ऑफ 8, ये आ गया आपके बच्चों CV मिक्सचर, ठीक है। तो अपन को लिखना है अपन को DU यानी कि U, तो क्या हो जाएगा NCV मिक्सचर N ऑफ मिक्सचर इंटू ऑफ T, तो N मिक्सचर कितना है 8, CV मिक्सचर कितना है 15R बाई 8 इंटू T, 8 से 8 गया सो इट इज 15RT, तो ये कितना वैल्यू आ गया बच्चों 15, तो x का वैल्यू कितना है 15, सो राइट आंसर क्या है हमारा, सो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 15, दैट इज योर इंटीजर टाइप क्वेश्चन। सो x का वैल्यू क्या आएगा 15, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा वो देख लेते हैं। The resistance of 10 meter long wire is 10 ohm. Its length increased by 25% by stretching the wire uniformly. The resistance of wire will change by कितना हो जाएगा फाइनली, अप्रोक्सीमेटली पूछ रहा है हमसे ना। तो बच्चों आप ये देखो, हम जानते हैं अभी स्ट्रेचिंग वाला केस लेते हैं। कौन सा केस लेते हैं स्ट्रेचिंग। आपने इसको पकड़ के लंबा कर दिया तो ऑब्वियसली इसका एरिया क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। मान लो ये A था, ये क्या है L है, ये A डैश हो गया और ये क्या हो गया L डैश, लेकिन आपको पता है वॉल्यूम कंजर्व रहेगा, तो हम यहां से लिख सकते हैं A इंटू L इज इक्वल टू वॉट A डैश इंटू L डैश। क्लियर है, ओके। AL इज इक्वल टू वॉट A डैश इंटू, तो बच्चों A क्या हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके L के, कब जब वॉल्यूम कांस्टेंट है स्ट्रेचिंग वाले केस में। और रेजिस्टेंस क्या होता है रो L बाई A, रो L बाई, तो R इज प्रोपोर्शनल टू वॉट L स्क्वायर, यानी कि हमारा R जो होगा वो लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। लेंथ को कितना बढ़ा दिया 25%, अगर बच्चों 25% बढ़ा दिया तो क्या 10 का 1.25 हो गया। अरे बोलो भाई, अगर 10% में बढ़ा रहा हूं तो लेंथ फाइनल कितनी हो गई आपके पास 10% 25% बढ़ा रहे हो 25%, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 10 का 25% कितना होगा 2.5, तो 10 प्लस 25% ऑफ 10 इट विल बी इक्वल टू
12.5। लेंथ फाइनली कितनी होगी आपकी 12.5। लेंथ इनिशियल कितनी है बच्चों, इनिशियल लेंथ कितनी है आपके, दैट इज इक्वल टू 10। तो रेजिस्टेंस कैसे लिखोगे, आर फाइनल अपॉन आर इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल लेंथ का स्क्वायर 12.5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ऑफ 10 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसको एक काम करो, इस पॉइंट को हटा के नीचे ले जाओ, ये हो गया 5/4। तो कितना हो गया बच्चों ये 25/16। ठीक, तो आर फाइनल कितना हो गया, इट इज 25/16 इंटू आर इनिशियल। आर इनिशियल कितना ओम था देखो 10 ओम, तो इंटू 10 ओम। तो फाइनली आंसर कितना आना चाहिए अपना, आप अब इसको कैलकुलेट करते हैं। आर फाइनल इज इक्वल टू 15 10 कितना हो गया ये 5, ये हो गया आपका 8, 125/8 इट इज नियर बाई इक्वल टू 15.6 ओम। तो फाइनल हो जाएगा बच्चों 15.6। तो राइट आंसर क्या है इसका, फिल इन द ब्लैंक्स 15.6 ओम। डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। So 10 gram of ice at minus 20 degree Celsius dropped into the calorimeter of containing 10 gram of water 10 degree Celsius, and the specific heat of water is twice that of the ice. When equilibrium is reached, the difference of the masses of ice and water in the calorimeter in x gram. The value of x is. तो बच्चों अपन ने क्या किया है, अपन ने लिया है -20 डिग्री सेल्सियस की आइस, ठीक है, और कितने ग्राम ऑफ 10 ग्राम मिक्स किया है किसके साथ, प्लस 20 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस, सॉरी ऑफ 10 ग्राम। ठीक है, चलो मान लेते हैं इन दोनों का टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, आइस 0 डिग्री सेल्सियस वाटर भी 0 डिग्री, तो कितना ये लेगी बच्चों, कितना लेगी 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस तक आने में, 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस कितना हो जाएगा, m इंटू एस इंटू डेल थीटा, ये लेगी, और ये कितना देगी 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर तक आने के लिए, m इंटू एम ऑफ वाटर इंटू एस ऑफ वाटर इंटू डेल थीटा ऑफ वाटर, एंड दैट इज ऑफ आइस। आइस m आइस कितना है 10, s आइस कितना है हाफ, डेल थीटा कितना है 20, यहाँ पर m वाटर कितना है 10, s वाटर कितना है 1 एंड w थीटा कितना है 20, सॉरी 10, इट इज 10। अब अच्छा बच्चों, अब देखो यहां पे 10 हो गया, तो कितना दिया 100 कैलोरी, ठीक है क्या, और इसने कितना लिया 100 कैलोरी, और क्या दोनों एक ही टेम्परेचर पे आ गए 0 डिग्री सेल्सियस, यस। एंड आफ्टर दैट इफ द नो टेम्परेचर डिफरेंस, नो हीट ऑफ एक्सचेंज, नो हीट ऑफ एक्सचेंज, नो फॉर्मेशन ऑफ आइस एंड नो फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो आप कह सकते हैं फाइनली फाइनल एट इक्विलिब्रियम, final at equilibrium 10 gram of ice and 10 gram of water. So what is the difference between the two? Nothing, x is equal to 0. So final answer of the that should be equal to 0. तो x का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A body executes simple harmonic motion when the displacement from the mean position is 4 cm and 5 cm. Corresponding velocities of the body are 10 cm per second and 8 cm per second respectively. The time period of the body is. तो बच्चों अगर अपन देखें तो पहली बात सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है जिसमें आपको v की बात की जा रही है। तो v क्या होता है एज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन, ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो v1 इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर एंड v2 इज इक्वल टू ओमेगा a स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। बच्चों मैं दोनों का स्क्वायर कर रहा हूं और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर। हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 से 2 को, तो यहाँ लिखूंगा x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। अब v1 कितना दिया है आपको 10, तो ये हो जाएगा 100। v2 कितना दिया है 8, तो ये हो जाएगा 64। ये आपका ओमेगा स्क्वायर, और x2 कितना दिया है आपको 5, तो ये हो गया 25 माइनस 16। तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया यहाँ से बच्चों 36 ओवर 9। आपको डायमेंशन यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इधर भी सेंटीमीटर है उधर भी
सेंटीमीटर। तो यूनिट चेंज करने का आपको आवश्यकता नहीं है। तो ओमेगा कितना हो जाएगा 6/3 यानी कि ये हो गया 2। तो टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों लोग 2 पाई ओवर ओमेगा। तो टाइम पीरियड हो गया आपका पाई एंड दैट इज नथिंग बट 3.14 सेकेंड। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 3.14 सेकेंड। तो हम इसको आप अगर पुट करें तो हमारा वैल्यू क्या जाएगा बच्चों 3.14 सेकेंड। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। The position of particle varies as x equal to 40 minus 2t square. The distance covered by the particle in 4 seconds is। बच्चों मैंने बताया था जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप क्या करेंगे, आप वेलोसिटी निकाल लें। तो बच्चों वेलोसिटी कितनी होगी इसकी dx by dt इज इक्वल टू 4 माइनस 40। फिर आप ये देखेंगे वेलोसिटी कहाँ जीरो होगी, कहाँ पलटी मारेगा, कहाँ पलटी मारेगा 1 पर। और जहां पलटी मार जाएगा क्या वहां से आपका डिस्टेंस जो होगा वो अपोजिट हो जाएगा। आई मीन डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या नेगेटिव हो जाएगा। मैं ऐसे जा रहा हूं पलटी मारा तो अब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, लेकिन हमें निकालना क्या है डिस्टेंस। तो हमें क्या बताया था जिस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी नेगेटिव है उसका मोड ले लो। ठीक है सर। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे v dt इंटीग्रेशन 0 to 1 प्लस v dt 1 to 3 और इसको ले लेंगे अपन मोड, क्योंकि ये टाइम इंटरवल में पलटी मारी है और ये नेगेटिव वेलोसिटी को अज्यूम करेंगे हम। या अगर देखें पहले से वो नेगेटिव जा रहा है तो अपन को तो टोटल डिस्टेंस देखना है ना तो कितना हो जाएगा ये 0 से 1। तो ये बन गया आपका 40 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर। डन। इंटीग्रेशन हो गया ना v dt, यही तो आएगा। लिमिट क्या होगी 0 to 1 प्लस मॉड, ये कितना हो गया वही आपका 40 माइनस 2t स्क्वायर और लिमिट कहां से कहां तक 1 से 3 सॉरी 1 to 4 है ना, 4 सेकंड तक के टोटल 1 to 4 टोटल 4 सेकंड तक है ना भाई। तो 4 सेकंड तक जाएंगे तो 4 सेकंड तो कितना हो गया ये 4, ये भी 4। अच्छा बच्चों पुट करो लिमिट को, ये हो गया 4 माइनस 2 यानी कि 2 है ना, 4 माइनस 2। इसमें पुट करो, क्या पहले अपर लिमिट जब पुट करोगे 0 हो जाएगा 16 माइनस 16। जब लोअर लिमिट पुट करोगे तो 4 माइनस 2 क्या 2 आएगा 4, लेकिन वो नेगेटिव होता है, लेकिन फिर मोड आ गया तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव प्लस 2। तो टोटल डिस्टेंस आएगी बच्चों 4 मीटर। सो राइट आंसर क्या है 4 मीटर। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, आप ट्रेजेक्टरी को सोच लेते ठीक है। x बराबर 0 पर कहाँ है पार्टिकल, ये हो गया आपका t बराबर 0। क्या गया बच्चों ये t बराबर 0। फिर देखते हैं पलटी कहाँ मारेगा, तो t बराबर 1 सेकंड पे पलटी मारेगा। जहां पलटी मारेगा वो कितनी डिस्टेंस चल चुका होगा, तो t1 पुट कर दो तो कितना आएगा 2। तो 2,0 यहां पर वो क्या हो रहा है वेलोसिटी 0 हो रही है। अब यहां से पलटी मार रहा है, वो ऐसे गया अब पलटी मार रहा है ऐसे। अब ये देख लो कि 4 सेकंड में कहां होगा, तो 4 सेकंड पुट करो, उसमें क्या आएगा 0,0। यही t इक्वल टू 4 सेकंड भी होगा। तो कितना चला 2 जाने का और 2 आने का, टोटल कितना हो गया 4 मीटर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Question number 26. An ideal gas is contained in equal amounts and in same state in 2 compartments of an adiabatic vessel separated by the adiabatic frictionless separator. The separator is now sliding slowly right such that the pressure in the right compartment becomes 8 times. Then in left compartment, ratio of the internal energies of the gas left compartment to right compartment is x by 2. The value of x is, बच्चों किसका रेशियो पूछ रहा है इंटरनल एनर्जीज का। तो बेसिकली इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, तो क्या वो बेसिकली टेम्परेचर का ही रेशियो पूछ रहा है। यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ राइट डिवाइड बाय ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ लेफ्ट कंपार्टमेंट टू राइट। अच्छा तो अपन को लेफ्ट अपॉन राइट निकालना है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट टू द राइट, काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट टू द काइनेटिक एनर्जी राइट is equal to right, because you know kinetic energy is directly proportional to temperature of left and temperature of right। बस अपन को टेम्परेचर का रेशियो निकालना है लेफ्ट और राइट का। ओके तो बच्चों हम जानते हैं पीवी की पावर क्या होती है गामा, इट इज इक्वल टू कांस्टेंट। लेकिन हमें टीवी की फॉर्म में आना है, सॉरी टीपी की फॉर्म में, क्योंकि प्रेशर गिवन है हमें। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या
अब हम जानते हैं पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। मेरे को क्या रिप्लेस करना है, वी, क्योंकि पीटी की फॉर्म में आना है। तो मैं अगर वी रिप्लेस करूंगा तो वी प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, टी बाई पी। अब वी प्रोपोर्शनल टी बाई पी, तो क्या ये बन गया पी 1 माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पी टी गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। ठीक है, अब कौन सी गैस है, देखो गामा आपको सीधा 1.5 दे रखा है बच्चों, ये 1.5 है, 1.5। तो गामा कितना दे रखा है हमें, 1.5। तो गामा अगर 1.5 दे रखा है तो क्या लिखूंगा मैं, P, मैं लिखूंगा बच्चों P1 T1। अच्छा, आप 1.5 यहीं पुट कर लो आप, तो P T 3/2 अपॉन 1 माइनस 3/2। तो क्या बन गया ये बच्चों, ये बन जाएगा आपका, दैट इज इक्वल टू पी टी की पावर 3 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। ठीक है, तो P1 T1 की पावर 3 इज इक्वल, यानी कि इसको मैं लेफ्ट लेफ्ट बोलता हूं, लेफ्ट लेफ्ट P राइट राइट और इसकी पावर 3। तो हमें निकालना है T लेफ्ट अपॉन T राइट। T लेफ्ट अपॉन T राइट इज इक्वल टू P राइट अपॉन P लेफ्ट और इसकी पावर 1/3। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं P राइट अपॉन P लेफ्ट की पावर 1/3। अच्छा, P राइट कितना है, अगर हम P राइट की बात करें तो P राइट कितना है, P राइट वो बोल रहा है राइट साइड प्रेशर कितना कर दिया उसने, स्लोली टुवर्ड्स राइट साइड द प्रेशर इन द राइट कंपार्टमेंट बिकम्स 8 टाइम्स। तो ये हो गया आपका 8 टाइम्स 8 एंड डिवाइड बाई ऑफ P से P कट गया और इसकी पावर 1/3। तो कितना आ गया ये 2। तो KL टू द KR आपका आ रहा है 2। ठीक है, एक बार फिर चेक कर लें, कोई गलती नहीं की अपन ने। देखो बच्चों, PV की पावर गामा क्या होता है, कांस्टेंट, और P की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और मैं V को रिप्लेस कर रहा हूं एज ए T बाई P। तो मैंने लिखा V को T बाई P, तो T की पावर गामा P की गामा ऊपर जाएगा, 1 माइनस गामा हो गया। तो ये हो गया आपका PT की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा, गामा 1.5 यानी 3/2। तो PT 3/2 1 माइनस 3/2, तो ये बन गया PT की पावर 3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब हमको लिखना है रेशियो ऑफ इंटरनल एनर्जीज ऑफ गैस इन लेफ्ट कंपार्टमेंट टू द राइट कंपार्टमेंट। तो लेफ्ट में कितना हो जाएगा, K लेफ्ट अपॉन K राइट, और यू नो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, T लेफ्ट टू द T राइट, एंड T लेफ्ट, इसका मतलब PT की पावर 3 इज कांस्टेंट, तो P लेफ्ट T लेफ्ट पावर 3, P राइट T राइट की पावर 3। सो T लेफ्ट अपॉन T राइट इज इक्वल टू P राइट अपॉन P लेफ्ट की पावर 1/3। ठीक है, तो P राइट अपॉन P लेफ्ट की पावर 1/3, सो इट इज 8 तो इट इज इक्वल टू 1/3 2। सो x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, सो इट मस्ट बी इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू हो गया बच्चों 4, क्योंकि हमारा x/2 पूछ रहा है उसने, है ना, x/2। तो x का हमको टोटल कितना लाना है, इसका रेशियो x/2 है, तो x कितना होगा और हमारा रेशियो कितना आ रहा है 2, तो x का वैल्यू होना चाहिए हमारा 4। सो दैट इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन 27 देखें। A box of mass 2 kg is given a speed of 4 meter per second at a point A of the hemisphere bowl. Then the value of the normal reaction at a point C is xn. What is the value of x? तो बच्चों ढंग से देखना, हमने यहां से ब्लॉक को छोड़ा है, M ब्लॉक, जब वो बॉटम पे आ जाएगा, बॉटम पे M, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा V, और इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर N, और इस पर लगेगा एक mg नीचे। तो मैं अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करूं बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सो इनिशियली द पोटेंशियल एनर्जी वाज mgh एंड दैट h इज नथिंग बट r। आप इसका रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं mgh, और h को लिख सकता हूं मैं r। तो mgr इज नथिंग, इट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बॉटम, पोटेंशियल इज 0, हाफ mv²। तो v स्क्वायर mv² कितना हो गया बच्चों, या v² या mv² लिख लेता हूं, mv² हो गया 2mgr, यानी कि mv² अपॉन r कितना हो गया 2mg। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पर
N माइनस एम जी इज इक्वल टू वॉट, सेंटीमीटर फोर्स, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि नेट फोर्स टूवर्ड द सेंटर इज ऑलवेज इक्वल टू सेंटीमीटर। तो N इज इक्वल टू कितना हो गया, एम जी प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और एम वी स्क्वायर अपॉन आर कितना है, 2 mg, तो ये mg प्लस 2 mg, तो यानी कि कितना हो गया, 6 mg। m कितना दिया हुआ है आपका, देखो तो 2 किलोग्राम, m इज 2 किलोग्राम। अच्छा, स्पीड हमें यहां पे भी दी है बच्चों, थोड़ी गड़बड़ कर गई अपन, स्पीड यहां पर भी दी है हमें ना, हमें यहां पे स्पीड दी है, तो यहां पर अपन लिखेंगे mgh प्लस, ठीक है, यहां पे तो स्पीड है, मान लो ये स्पीड v0 है, तो ये भी लिखेंगे अपन, तो कितना हो गया ये हाफ ऑफ एम वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है, तो इसको लिखेंगे अपन प्लस हाफ ऑफ, ठीक है, एम वी नॉट का स्क्वायर ओवर आर, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, आर को डिवाइड कर रहे हैं बेसिकली, ये, या ना करो तो भी ठीक है, चलो अपन ने कर लिया था 2 mg प्लस हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। तो मुझे बच्चों यहां पर एक चीज और जोड़नी पड़ेगी, वो कितना हो जाएगा, स्पीड, फाइनल स्पीड कितना हो जाएगा, ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर है, इसको अपन रिप्लेस कर रहे हैं 2 mg प्लस, है ना, mg प्लस एम वी स्क्वायर, ये हो गया आपका हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर बाई आर, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ एम वी नॉट का स्क्वायर बाई आर। अब ये हो गया आपका 6 m कितना है, 2, 6 to 12, 6 mg, 2 mg प्लस mg 3 mg, सॉरी ये आपका 3 mg हुआ, दिस इज योर 3 mg, 3 mg, तो 3 mg कितना हो गया बच्चों, ये 60 हो गया, ये तो 60 हो गया यहाँ से, प्लस हाफ m कितना है आपका 2 kg, v नॉट कितना है 4, 16, r कितना है 8, इससे चला गया 2 बार और 2 से चला गया 2 बार, तो टोटल कितना आ गया 62। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 न्यूटन ना, तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 62 न्यूटन। तो यहां पर अगर अपन देखेंगे तो राइट आंसर इसका x बराबर 62 न्यूटन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A block A is moving with the speed of 10 meter per second towards the another identical block B, which has initial at rest and having mass 4 kilogram. Then the velocity v of block B after the perfectly inelastic collision will be. तो चलो बच्चों देखते हैं। तो अपना एक ब्लॉक है यहाँ पर जिसका मास कितना है m, और दूसरा एक और ब्लॉक है इसका मास कितना है m, ये रेस्ट पर है। अब उसके बाद इनलास्टिक कोलिजन दोनों साथ साथ चलने लगेंगे mm, और इनका वेलोसिटी कितना हो गया v, और ये किससे आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम कितना है mv एंड दैट शुड बी इक्वल टू, है ना, इसको v डैश मान लो, 2mv डैश, m से m गया तो v डैश कितना हो गया v/2, और v कितना है आपका 10/2, तो सही आंसर कितना हो गया इसका बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड। So right answer of the question is 5 meter per second. So this is your 5 meter per second. अगला क्वेश्चन देखते हैं। Question number 29. A guitar has string length of 180 centimeter vibrates with the fundamental frequency of 120. If the string produces fundamental frequency of 180 hertz, then length of the string. तो बच्चों अगर हम बात करें f का, तो f होता क्या है v/2l, यानी कि आप बोल सकते हैं f into l is constant. f into l is what? कांस्टेंट, क्योंकि v तो स्पीड ऑफ साउंड है, v क्या है आपका स्पीड ऑफ साउंड या वेव, कुछ भी बोल दो, स्पीड ऑफ वेव, क्योंकि या तो गिटार है ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ वेव, f1 कांस्टेंट। तो बच्चों f1 l1 बराबर क्या हो जाएगा f2 l2। f1 पहले कितना है आपका 120 हर्ट्ज, लेंथ कितनी है 180, अब f2 कितना हो गया 120 हर्ट्ज, तो l2 कितना हो जाएगा निकालना, तो l2 इज इक्वल टू व्हाट 180 सेंटीमीटर। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन इज व्हाट 180 सेंटीमीटर। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। A parallel sided block of glass of refractive index 1.5 which is 36 centimeter thick rests on the bottom of a tank filled with the water. The difference between the apparent depth of bottom A and B when seen from vertically above is found to be x mm. Then the value of x. बच्चों हो क्या रहा है,
मान लो अपने पास ये एक इस तरह से कोई वेसल है जिस पे हमने पानी भर रखा है, और यहाँ पर हमारे पास एक क्यूबिकल बॉक्स है विच हैव सम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। कितना दिया ये है 1.5। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बच्चों 3/2, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3। एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, मान लो ये ए है और ये बी है। तो ए मुझे कहाँ दिखेगा, मान लो मुझे कहीं यहाँ दिखता है, और बी मुझे कहाँ दिखेगा, मान लो कहीं यहाँ दिखता है। ठीक है, अपरेंट डेप्थ ए डैश बी डैश। तो इनकी अपरेंट डेप्थ में डिफरेंस क्या होगा हमें पूछना है। हो सकता है ए कम उठे ज़्यादा उठे, हमें तो क्या निकालना है अपरेंट डेप्थ। तो बच्चों ए का अपरेंट डेप्थ क्या होगा, एच अपरेंट ऑफ ए, एच अपरेंट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, मान लो ये टोटल डेप्थ जो है वो एच है, ये वाला। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा एच माइनस इसका एच मान लो, एच माइनस स्मॉल एच। तो अपरेंट डेप्थ ऑफ एच कैसे लिखोगे, ए एच बाई ऑफ म्यू ऑफ ए, या इसको 3/2 लिख दूं सीधा, क्योंकि 3/2 दिया हुआ है मुझे, दैट इज 3/2 प्लस एच माइनस एच अपॉन 4/3। अब पानी में आ गया मैं, एच अपरेंट ऑफ बी सीधा सीधा एच अपॉन ऑफ 4/3। तो अब डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो क्या हो गया, देखो यहां से एच अपरेंट ए माइनस एच अपरेंट ऑफ बी इज इक्वल टू अब देखो कैपिटल एच से कट जाएगा, एच अपॉन 3/2 प्लस कैपिटल एच अपॉन 4/3 माइनस एच अपॉन 4/3, अब माइनस दिस एच अपॉन 4/3। क्या ये कट गया बच्चों, तो कितना हो गया 2/3 ऑफ एच माइनस 3/4 ऑफ एच, एच बाहर ले लो, 12 एलसीएम ले लो, 8 माइनस 9, तो ये हो गया माइनस का 1/4 h/4 है ना, माइनस ऑफ h/12। अब माइनस ये शो कर रहा है कि b ज्यादा उठेगा, हमने a को ज्यादा उठाओ माना है, a माइनस b क्या है, तो b ज्यादा उठेगा। सो दैट मीन्स इक्वल टू 36/12 एंड दैट इज इक्वल टू 3 mm। सो b विल लिफ्ट मोर, b विल लिफ्ट मोर बाय a से ज्यादा उठेगा b। ठीक है, और कितना 3 mm, बट हमें तो ये निकालना डिफरेंस क्या हो, 3 mm इज द करेक्ट आंसर।